बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीर रज़ा अली केस में कुछ नई चीज़ें, नए हक़ाइक़ सामने आए हैं जो केस को एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मोड़ पर लेकर जा रहे हैं। मीर रज़ा के वालिद ने कुछ बातें बताई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें, एक गेस्ट हाउस, एक मशकूक गेस्ट हाउस जिसका हमने भी शुरू में जिक्र किया था, उस गेस्ट हाउस में उस वक्त क्या हुआ था जब वो वहाँ पर गए थे, वहाँ पर लोगों का रिएक्शन क्या था और किस चीज़ ने उन्हें थोड़ा अलर्ट कर दिया था, जिसको वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि पुलिस को भी उन्होंने बताया, लेकिन पुलिस ने भी इस पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की। इस गेस्ट हाउस को एक क्लीन चिट देने की कोशिश क्यों दी जा रही है, या कहिए कि इस केस में से उसको अलग करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ऐसा लगता है कि इस गेस्ट हाउस का और मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात का आपस में कोई गहरा कनेक्शन है और उस कनेक्शन पर गौर नहीं किया जा रहा, तवज्जो जानबूझकर नहीं दी जा रही। बेशक इसके बावजूद कि मीर रज़ा के वालिद उन आखिरी जो उनकी मीटिंग उन लोगों के साथ हुई है और जो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने जो कुछ देखा है अपनी बेटे की मौत के हवाले से, उसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी जा रही। एट द सेम टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े ही शदीद किस्म के चीज़ें सामने आई हैं, कोताहियाँ, गफलत बरती गई है, बहुत जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने की कोशिश की गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। किसको बचाने की कोशिश की गई, किसके इमा पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल ही गलत हकाइक बयान किए गए। क्योंकि इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो जरा गौर से सुनिएगा और फिर उस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी जो उस वक्त दी गई। देखिए, अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह है कि जो सुराख सीने पर है वो छोटा सुराख है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगी, मैं वो टर्म्स टेक्निकल नहीं इस्तेमाल करूंगी जो डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं या जो तहकीकाती टीमें इस्तेमाल कर रही है, एक आम इंसान को समझाने के लिए कि जो गोली का सुराख सीने पर है वो बड़ा सुराख है और जो कमर पर सुराख है वो छोटा सुराख है। इसका मतलब अगर मैं आपको समझा सकूं तो वो ये है कि गोली जब अपना रास्ता बनाती है, अगर सीने पर रखकर गोली मारी जाती है, अगर ये खुदा ना खासा खुदकुशी होती, तो अगर सीने पर रखकर गोली मारी जाती तो जहां से गोली एंटर होती है वो सुराख छोटा होता है, जहां से वो छेद कर बाहर निकलती है वो सुराख बड़ा होता है। एक सुराख 1 मिलीमीटर और दूसरा 1.8 mm है, माजरत के साथ mm। 1.8 mm सुराख जो है वो सीने पर है और 1 mm सुराख जो है वो बैक पर है। यानी कि बड़ा ही वाज़ेह है कि गोली पीछे से मारी गई, यानी कि वो खुद तो अपने आप को गोली मार नहीं सकता। इस केस को जो खुदकुशी का रंग देकर अपनी जान छुड़ाने की या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, वही यहाँ पे डिस्प्रूव हो जाता है। उसके अलावा डॉक्टर समिया जो कि सर्जन है और उन्होंने इस पूरे केस को स्टडी किया है, वो भी ये कह रही है कि जब गोली निकलकर बाहर आती है तो जिस जगह से वो निकलकर बाहर आती है तो वहाँ पर जो डायरेक्शन होती है जो सुराख की, वो बाहर की तरफ होती है। यानी कि अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो जो सुराख के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उससे जो स्किन का या जो भी आप हिस्सा कह लीजिए, उसकी जो रुख है स्किन की, वो जो जगह है उसका बाहर की तरफ होना चाहिए है। बेसिकली सीने पर वो सुराख, वो जो रुख है वो बाहर की तरफ है, जो शो करता है कि गोली सीने से बाहर आई है। जो बैक साइड है वहां पर रुख अंदर की तरफ है, स्किन का अंदर की तरफ है, गोली का जो लगना है वो उसने प्रेस किया और जब वो बाहर को निकली है तो वो सीने से निकली है, इसलिए वहां पे रुख बाहर की तरफ है और बैक साइड पे जो सुराख है उसका रुख अंदर की तरफ है। दो बातें शो कर रही हैं कि गोली बैक साइड से लगी है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यही शो कर रही है, यानी कि जो निशानात है, जो स्याह निशानात है, वो भी यही जाहिर कर रहे हैं कि जितने वो बैक साइड पे है और जो फ्रंट साइड पे है वो ये शो कर रहे हैं कि ये गोली जो है ये बैक साइड से लगी है। पूरा जो इस वक्त तक का पोस्टमार्टम का जो एनालिसिस है उसमें ये सवाल उठाया गया है कि जिसने पहली बार ऑब्जर्व किया, ये दो ऑब्जर्वेशंस बहुत क्लियर कट थी, उसने क्यों इस चीज़ को इग्नोर किया या गलत बयान किया कि गोली सीने से मारी गई है। यानी कि खुदकुशी का रंग इसको देने की कोशिश की गई, जो कि हमने देखा है कि आमतौर पर जब खुदकुशी की जाती है तो माथे पर रख कर गोली मार दी जाती है या फिर मुंह में रख के मारी जाती है, लेकिन यहाँ पर सीने पर रखना जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। उसके अलावा जो बात वहाँ पर खटक रही है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आपको पता लग रहा है कि सुराख में वाज़ेह फ़र्क है सीने और कमर के, उसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट जो है वो जारी करना। उसके अलावा जो चेहरे के खदोखाल जिस तरह से मिटे हुए नज़र आ रहे हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करके ये कहने की कोशिश की गई है कि कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसकी थोड़ी पर निशान है, चोट का निशान है। उसकी उंगलियां, मैं ज़रा आपको बताऊं कि उल्टे हाथ की उसकी मुट्ठी बंधी भी है, बंद है और भिंची भी है और उसके अंदर घास के टुकड़े हैं, जैसे उसने ज़मीन पर गिरकर किसी चीज़ को पकड़ा हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और जो उसकी
उंगलियां हैं राइट अच्छा उसके हाथों पर कोई भी रेजिड्यूज नहीं मिले, यानी कि बारूद का या वो जो गोली का रेजिड्यूज होते हैं वो उसके हाथ पर नहीं मिले हैं। उसके बाद अगली चीज़, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि खुदकुशी के एलिमेंट को रूल आउट किया जाए, क्यों इसको डालकर केस को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ये जो नौजवान है इसके जिस्म का बाकी का हिस्सा इतना जला या इतना ख़राब हुआ हुआ नहीं है, गला हुआ नहीं है जितना कि उसका चेहरा है। उसके थोड़ी पर निशान है, साफ वाज़े लग रहा है कि उस पर तशद्दुद कुछ हुआ है, ज़्यादा नहीं तो कुछ हुआ है। और ये चीज़ें जो है ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्यों नहीं मेंशन की गई, ये क्वेश्चन मार्क है एक बहुत बड़ा। अच्छा अब यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज़ कि जो लोग जिसने वहाँ पर जाए वकुआ को देखा, जो वहाँ पर पहुँचे थे, जो रिपोर्टर्स भी है, जो डॉक्टर भी है, डॉक्टर समिया भी है, उनका भी ये कहना है कि आम बॉडी से अगर कभी मौत खून बहने की वजह से होती है, ऐसा गोली लगने की सूरत में, तो जो ब्लड का पूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर जाए वकुआ पर जो पूल ऑफ ब्लड देखा गया दैट वॉज वेरी लेस, वो बहुत थोड़ा था, ना होने के बराबर था। यहाँ तक के घास पे भी बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लड लगा था। गोया ऐसा लग रहा था कि मरने के बाद, इसको कत्ल करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर फेंका गया, तो वो जो पूल ऑफ ब्लड जो एट दैट टाइम ऑफ डेथ जो निकला होगा वो किसी और जगह पे गिरा है। उसके बाद जब यहाँ पर लाकर डाला गया है इसको, तो फिर थोड़ा ब्लड जो है वो घास पर है। हाँ इसमें ये भी हो सकता है कि जज्ब हो गया अगर ज़मीन में, तो उसका भी तज्जिया किया जा सकता है, वो क्यों नहीं किया गया। अब उसको लिया जाएगा, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर उसकी बॉडी मिली थी उसको खोद कर उसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसका बाकायदा एनालिसिस किया जाता है, जो कि बता देता है कि कितना एक ब्लड जो है इस ज़मीन ने एब्जॉर्ब किया होगा। तो ये सवालात जो है ये बहुत ही मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट सवालात हैं जो कि अब उठाए गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये गलतियाँ क्यों थी, ये महसूस हो रहा है कि बहुत जल्दबाजी में तैयार की गई, अहम नुकात को जानबूझ के इग्नोर किया गया। देखें अहम नुकात इग्नोर हुए नहीं बल्कि जानबूझकर इग्नोर किया गया। अच्छा उसके बाद दो लोग जो हैं यहाँ इस कुएं पर नज़र आए हैं मुख्तलिफ औकात में। एक वो मोटर बाइक जिस पर वो लोग आए, 30 सेकंड रुक के जो गुमान किया जा रहा है कार्बन बॉडी फेंक के गए, और फिर एक कचरे वाला जो वहाँ पर आया वो वहाँ पर थोड़ी देर रुका है और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। ये कहा जा रहा है हो सकता है पिस्तौल जो है वो शायद उसको मिली हो और वो लेकर वहाँ से चला गया है। उसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है जब तक कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो कोई इस तरह की इत्तला आ जाए कि वो भी मिल गया, जिस तरह के एक मजदूर मिला था जिसने इसका मोबाइल जो है उसमें अपनी सिम डाल के उसको ऑन करने की कोशिश की थी, और फिर बाद में जब पुलिस उस तक पहुंची तो उसने बताया कि इस तरह से कि मुझे मोबाइल जो है झाड़ियों में मिला था, किसी का नहीं था, तो मैंने उठा लिया था। तो ये एक चीज़ जो है ये सामने आ रही है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब जो है उन्होंने भी कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है। उनका भी ये कहना है कि गन शॉट के रेजिड्यूज़ जो है वो उसके हाथ पर नहीं मिल रहे। ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कमीज़ से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। देखिए कमीज़ कपड़े के जो कपड़ा है ना जहाँ से गोली बाहर आई, सीने से बाहर आई, तो कपड़े की जो कपड़ा है वो उसका भी रुख बाहर की तरफ है, बैक साइड के कपड़े का रुख अंदर की तरफ है। दिस इज़ अनदर पॉइंट कि ये गोली जो है ये बैक साइड से मारी गई है। ये डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आएंगी, वो पता लगेंगी। वालिद साहब जो है उन्होंने भी बार बार इन्हीं पॉइंट्स को उठाया। अच्छा उनसे एक सवाल किया गया कि जी आपका बेटा जो है वो घड़ी घर छोड़ के गया, अपने वॉलेट घर छोड़ के गया, चाबी घर छोड़ के गया, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ऐसा लगता था जैसे वो शायद कोई अपनी आखिरी तैयारियों में था। तो उसके वालिद ने कहा देखिए मेरा बेटा जो है ना रात को आता था, उसकी एक हैबिट थी पैडल खेलने, दोस्तों से मिलने, जब भी वो जाता था अपनी घड़ी उतार के जाता था। उसने अगर पैडल खेलना है तब भी घड़ी उतार के जाता था। चाबी उसको चूँकि गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, वो गाड़ी सकराता रहता था बाइकिया कभी भी, तो बाइकिया पे गया था तो गाड़ी की चाबी घर छोड़ के गया था, और वॉलेट की भी उसको ज़रूरत नहीं थी, थोड़े बहुत पैसे उसके वॉलेट जेब में मौजूद थे। तो ये चीज़ें उसकी एक आम प्रैक्टिस थी। और पैसे भी उन्होंने कहा कि उनके अकाउंट में कोई इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किए कि आप कहें कि जी पूरा उसने कोई अकाउंट खाली कर दिया। सिर्फ कोई 2-1 लाख रुपए है जो कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो वो भी वो ये बात कर रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर इस बात पर एम्फेसाइज़ करना ये सरासर ज़्यादती है और केस को एक दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा उसके बाद इसके वालिद जो है उनसे बहुत से सवालात किए गए, पर उन्होंने एक बड़ी ही ख़ास बात बताई। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को 3:30 या 4 बजे हमने फिरोज़ाबाद थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई थी। पुलिस अपनी तरफ से ढूंढ रही थी, आसपास के जो CCTV कैमरास हैं उनको देखा जा रहा था, हमारा बेटा लापता था, हम उसको तलाश कर रहे थे। तो फिर वो कहते हैं कि हमने ड्राइवर से भी बात की, ड्राइवर ने भी हमें कुछ बातें बताई, वो सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। फिर उन्होंने एक बड़ी ही ख़ास बात कही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जाननी, और आपको बड़ी ही हैरत होगी जानकर कि इस पॉइंट को पुलिस क्यों बार बार मिस कर रही है। उसके वालिद कहते हैं
कि जब हमारा बेटा हमें नहीं मिल रहा था, हम उसकी तलाश कर रहे थे। हमने वो सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी भी ढूंढ ली जो उसको लेकर गई थी, उससे भी हमारी बात होगी। जहाँ उसने हमें उतारा था, फिर हम उस जगह पर गए। जब हम उस जगह पर गए तो हम यहाँ पर दाएं बाएं इर्द गिर्द देख रहे थे, तो करीब ही गेस्ट हाउस जो है हमें नज़र आया। हम गेस्ट हाउस के करीब पहुँचे, एक गैर कानूनी गेस्ट हाउस है वो कहते हैं कि हमें किसी ने कहा वहाँ जाकर, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे गैर कानूनी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर जाइए, वहाँ उनसे मालूम कीजिए। करीब ही था वो कहते अगले दिन तकरीबन 12:30 बजे हम वहाँ पहुँचे और वो कहती है बातें मैं पुलिस को बता चुका हूँ, लेकिन पुलिस इस पर गौर नहीं कर रही। हम गेस्ट हाउस के बाहर खड़े थे तो रज़ा की वालदा और उसकी बहन भी साथ थी, तो हमने वहाँ मौजूद शख्स को रज़ा की तस्वीर दिखाई और कहा कि हमारा बेटा लापता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि उसने हमारी तस्वीर देखी और देखते ही उसने भागना शुरू कर दिया। फिर अंदर से 2 और अफराद आए, हमने उन्हें भी तस्वीर दिखाई कि आप लोग भाग क्यों रहे हैं, हमारा बच्चा कल से लापता है, खुदा के लिए अगर कुछ आपको मालूम है तो हमें बता दीजिए। वो दोनों भी वहाँ से भाग गए। तीनों अफराद उस जगह को छोड़कर फरार हो गए। वो कहते हैं कि सब कुछ हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। न जाने किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। रज़ा के वालिद का सवाल बहुत ही वैलिड है। अभी तक हमें मुसलसल पुलिस की तरफ से कोताही, गफलत नहीं बल्कि इंटेलिजेंटली चीज़ों को छुपाने और हक़ाइक़ को तरोड़ने मरोड़ने की अच्छी खासी तफसीलात जो है वो नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर बैठा है जो उनकी डोरियां हिला रहा है, कोई ऐसा मजबूत शख्स है जो चाहता नहीं है कि असल हक़ाइक़ सामने आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदल दिया। जब मामला मीडिया पर उठा, सामने आई चीज़ें, तो फिर हबड़ दबड़, अफरा तफरी, शायद हाथ उठा देंगे भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ऐसे लग रहा है कि मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है। कोई बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, कोई ऐसी गेम है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मीर अपने आखिरी दिनों में किन परेशानियों का शिकार था वो तो कुछ सामने आ गई, लेकिन उन परेशानियों के पीछे भी कोई बड़ी गेम नज़र आती है। कोई पार्टनर है, कोई दोस्त है, कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो कितने को ताकतवर है, कौन सा वो ऐसा गेम खेल रहे हैं, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे हैं जो मंजर आम पर नहीं आने दिया जा रहा, जिसके मंजर आम पर आने से बड़े बड़े लोगों के गिरबान पर शायद हाथ पड़ सकता है। लग कुछ ऐसा ही रहा है। मामले को बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको बहुत ही तरीके से अब कैरी आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें छुपाने की जो कोशिश की जा रही है वो छुप नहीं पाएंगी। अल्लाह करे कि इंसाफ मिल पाए इनके वालिदैन को। जो उनकी औलाद चली गई वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी और की औलाद के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि कराची के नौजवान खड़े हों, अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि कराची को एक पुरअमन शहर बनाया जा सके। कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं, बार बार हुकूमतों में आ रहे हैं और एक कराची को ठीक नहीं कर सके। हैरत है मुझे इस बात पर, बड़ी माजरत के साथ। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन बहुत बेहतरी आई पंजाब में, लाहौर में बहुत बेहतरी आई, लेकिन कराची में वो सब नज़र नहीं आ रहा। मेरा इन दोनों पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कराची लहू लहू है और कराची से हमें बड़ा प्यार है। खुदा के लिए इसको देखिए, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आई भी एक पढ़ा हुआ जवान जो बड़ी एक आगे सोच रखता था, ख्वाब रखता था, उसके वालिदैन का सहारा था, फ़ख्र था। बाप उसके कहते हैं कि मेरा फ़ख्र था, वो इकलौता बेटा था उनका। बहुत तकलीफ़ होती है, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, हर जवान जो कराची में इस तरह से मारा जाता है, हमें उसके लिए तकलीफ़ है। खुदा के लिए इस पर नोटिस दीजिए। मेरी तो आर्मी चीफ से दरख्वास्त है, मेरी आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको देखिए। ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है और ये इस वक्त लहू लहू है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।